हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंट अफेयर से रिलेटेड फिर से लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे जो अलंकरण प्रोग्राम जो हुआ अभी पद्म पुरस्कार का 22 अप्रैल का, उससे रिलेटेड एक न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो क्या यह जो 22 अप्रैल को दिए गए पद्म पुरस्कार जो है, क्या वह आचार संहिता का उल्लंघन है? इसके बारे में हम लोग समझने का काम करेंगे। क्या कुछ लोगों के द्वारा यह जो कहा जा रहा है कि यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इस समय में यह पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो आयोजन करवाया गया है, जिस समय देश में चुनाव की स्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि किन्हें पद्म पुरस्कार जो है मिला है। कंप्लीट जानकारी पद्म पुरस्कार से संबंधित आपके समक्ष जो हम लेकर के आए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह नॉलेज, यह जानकारी काफी पसंद आएगा। अगर हम लोग बात किए करें तो जैसे ही 22 अप्रैल को यह घोषणा होता है कि पद्म पुरस्कार जो है वह दिए जाएंगे, वैसे ही एक बात निकल करके सामने आता है कि क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर बात किया जाए कि हमारे देश में अभी पूरा का पूरा आम चुनाव का माहौल है और अभी जो ये माहौल होता है, इसमें आचार संहिता के बारे में जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वह की जाती है। इस समय किसी भी तरह का स्पेशल चीजें जो हैं, जो योजनाएं हैं, नहीं किया जाता है। कोई कार्यक्रम उद्घाटन जैसी चीजों पे पाबंदी रहता है। अगर हम बात करें, यह जो 22 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ था जिसके तहत पद्म पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे कैबिनेट के सदस्य जो है शामिल हैं। और अगर बात करें कि इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन है या फिर इसका उल्लंघन नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि आदर्श आचार संहिता को लेकर के अधिकारियों ने कहा है कि पुरस्कार जो है पहले ही घोषित हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें कि यह जो पुरस्कार है कि किनको पद्म विभूषण मिलना है, अगर बात करते हैं आपसे, तो 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण मिलने वाला है। 17 लोगों को क्या मिला है, तो पद्म भूषण मिला है। और 110 लोगों को क्या मिला है, तो आप जान सकते हैं पद्म श्री मिला है। अगर हम लोग आगे बात करें तो यह जो पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी, वह घोषणा 25 जनवरी 2024 को ही यह घोषणा हो गई थी। इसका मतलब है कि यह पुरस्कार पहले ही घोषित हो गए थे। इसीलिए बस एक यही कारण है जिसके कारण से हम समझ सकते हैं कि यह जो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें पहले कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और भाजपा के जो सीनियर नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, कृषि वैज्ञानिक का बात किया जाए तो एम एस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और आपको पता होगा कि यह जो पूरा का पूरा जो भारत रत्न होता है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद दिए गए, लेकिन पुरस्कार कब मिलना है इसका फैसला 25 जनवरी 2024 को हो चुका था। इसीलिए ये जो गतिविधियां, यह जो प्रोग्राम रखा गया था अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, यह कहीं से भी आपको बतला दें कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन नहीं है। अगर बात करें कि 2023 में भी 2 समारोह हुए थे पद्म पुरस्कार के। पहला अगर देखा जाए तो 23 मार्च को हुआ था, दूसरा 5 अप्रैल को हुआ था। लेकिन इस बार जो चुनाव की जो कार्यक्रम है, चुनावी कारणों के कारण से इसमें देरी हुई है। और आपको पता है कि यह देरी जो है करीब 1 महीने की देरी है और 22 तारीख को यह जो पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस साल अगर देखा जाए तो टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसके बारे में आपको बतला दिया गया है कि इसमें से जो 5 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला, 17 लोगों को अगर देखा जाए तो पद्म भूषण मिला है और 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको अगर बताएं कि सबसे पहले ये जो कारण जो आपके बारे में जो डिस्कस किया जा रहा था कि क्या 22 अप्रैल को दिए गए पद्म पुरस्कार आचार संहिता का उल्लंघन था, तो नहीं था। क्यों नहीं था इसके बारे में डिस्कस कर दिए। कहीं से भी यह चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है।
तो यह किसी भी तरह का जो मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा, यह कहना गलत है। चलिए अब हम लोग अपने थर्ड एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे किन्हें पद्म पुरस्कार मिला। पूरा का पूरा जो चीजें होंगी आप इमेज के माध्यम से देख पाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, कोशिश किया जाएगा कि पूरे के पूरे ये सभी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को डिस्कस किया जाए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अमित शाह इसमें मौजूद रहे हैं और 25 जनवरी को जैसा कि बतलाया गया है इन अवार्ड की घोषणा जो है की जा चुकी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक को तो मरणोपरांत और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बिंदेश्वर पाठक की पत्नी अमोला पाठक ने बिंदेश्वर पाठक के जगह पे यह जो पुरस्कार है उसको ग्रहण किया है। अगर बात किया जाए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का हम लोग बात करें, तो इसमें अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम आता है, सिंगर उषा उथुप है उनका नाम आता है, सीताराम जिंदल समेत कुछ लोगों को क्या दिया गया है, तो पद्म भूषण दिया गया है। अगर बात करें इनके अलावा तो मनोहर कृष्ण डोले, रामचेत चौधरी समेत कुछ हस्तियों को पद्मश्री भी दिया गया है। अगर बात किया जाए 2024 के लिए 5 लोगों को आपको जैसा बताया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे, पद्म विभूषण 17 को अगर देखा जाए तो पद्म भूषण, और अगर बात करें 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज के समारोह के बारे में बात करें, यानी कि 22 तारीख का जो समारोह था, 22 अप्रैल का जो समारोह था, उस दिन का अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ हस्तियों को सम्मान नहीं मिल सका और इनको अगले सप्ताह जो है अवार्ड दिया जाएगा। मतलब कि 2 दिन यह जो अवार्ड देने का कार्यक्रम है यह किया जाएगा। भारत रत्न पहले ही जो है दिया जा चुका है, पद्मश्री अवार्ड देने का बात चल रहा था। 2 फेज में यह जो अवार्ड सेरेमनी है उसको रखा जाएगा। अगर हम लोग बात किए करें कि पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है इस बार जो अब तक कहीं ना कहीं जो गुमनाम थे। जैसे कि अगर बात किया जाए तो असम की रहने वाली देश की पहली महिला महावत आपको पता होगा कि महावत क्या होता है। तो जो महावत होते हैं जो हाथी को चलाने का काम करते हैं, उसको देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ और जोगेश्वर यादव हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की कोशिश रही है कि गुमनाम लोग जो कि गुमनामी की जिंदगी व्यतीत करते हुए कुछ विशेष कार्य कर देते हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा देखा जाए तो इसमें चारमी मुर्मू का नाम है, सुमन्ना का नाम है, सर्वेश्वर का नाम है। अगर बात करें तो सांगथाम जैसे बहुत बड़े नाम भी है। पद्म पुरस्कारों में अगर आपको बताया जाए तो 30 महिलाओं को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। टोटल अगर देखा जाए टोटल पद्म पुरस्कार में 30 महिलाएं भी जो हैं इनको भी शामिल किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 132 में से 30 महिलाएं भी हैं। अगर बात किया जाए विदेशियों की, एनआरआई के बारे में बात किया जाए, पीआईओ के बारे में बात किया जाए, ओवरसीज इंडियन जो कैटेगरी हैं उनके भी 8 लोग जो हैं इसमें शामिल आपको दिखाई देंगे। अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नाम का तो आप देख सकते हैं, तो भजन गायक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, भजन गायक स्वैन को पद्मश्री मिला है। उसी टाइप से अगर हम लोग आगे बात करके देखें तो फोक डांसर रहे हैं जैसे जिनका नाम आप देख सकते हैं, ईपी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब यह पुरस्कार लेने के बाद वे पीएम नरेंद्र मोदी के जब पैर छूने लगे तो उन्हें पैर छूने से मना भी कर दिया गया है। कुछ और लोगों में देखा जाए तो पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नाम प्रोफेसर रामचेत चौधरी, अगर बात किया जाए यह जो हैं अग्रणी कृषि वैज्ञानिक हैं और काला नमक चावल की विभिन्न किस्मों का विकास और कृषि पर 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है और इसीलिए इनको पद्मश्री से जो है सम्मानित भी इस साल किया गया। अगर हम लोग बात करें मेडिसिन के क्षेत्र में तो मनोहर कृष्ण डोले का नाम प्रमुखता से आता है और इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। अगर यही जो मेडिसिन के क्षेत्र में जिनके बारे में डिस्कस किया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में मनोहर कृष्ण डोले का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और इसलिए इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है।
आप रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको भी याद रखिएगा, इनको भी पद्मश्री जो अवार्ड है, रोहन बोपन्ना को आप यहाँ देख सकते हैं, पद्मश्री अवार्ड इनको भी मिला है। आगे अगर बात करें कि कला के क्षेत्र में बात किया जाए तो नसीम बानो को, गीता रॉय बर्मन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग और आगे बढ़ करके देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में तेजस तेजस मधुसूदन पटेल को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भजन गायक आप देख सकते हैं यहाँ पे, भजन गायक जो है बामनिया को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका पूरा नाम जो है कालूराम बामनिया को, कला के क्षेत्र में यह एक भजन गायक हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग बात करें सीताराम जिंदल जी का तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। गायिका उषा उथुप को देखा जाए तो इनको भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें देखते हैं कि सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि बिंदेश्वर पाठक या मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला है, और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है अमूला पाठक, तो अमूला पाठक उनके रिस्पेक्ट में यह जो पुरस्कार है उसको ग्रहण करने आई है। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों का जो लिस्ट है। सबसे पहले वैजयंती माला बाली के बारे में देखते हैं। तो 87 साल की जो वैजयंती माला है, 50-60 के दशक की एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, और वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र से तमिल फिल्म में करियर शुरू किया। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी है, और इसीलिए इंडस्ट्री के लिए किया गया इनका कार्य, कला के क्षेत्र में इनके द्वारा दिया गया योगदान के कारण इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग दूसरा नाम देखते हैं तो सुलभ इंटरनेशनल, अगर बात करें सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था। 15 अगस्त 2023 के दिन ही इनका निधन हो गया था, और इनके बदले इनकी पत्नी आकर के जो है अवार्ड को रिसीव की है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ वैसे नाम जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो चिरंजीवी का बात करते हैं। इनका पूरा नाम आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, कोनिडेला चिरंजीवी। 68 साल के एक्टर हैं चिरंजीवी, 150 से ज्यादा फिल्म कर चुके हैं। और अगर बात किया जाए, उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल जिसका नाम है प्रजा राज्यम पार्टी की भी शुरुआत की थी, और इनको इस साल जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर एम वेंकैया नायडू के बारे में बात करें तो एम वेंकैया नायडू हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं, सभी लोग जानते होंगे। 2022 तक हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं। 2002 से 4 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और कार्यकाल समाप्त करके यह अपने जो पैतृक घर है हैदराबाद चले गए, और इनके द्वारा किया गया राजनीतिक कार्यों से के कारण इनको पद्म विभूषण से सम्मानित इस साल किया गया है। अगर हम लोग बात करें पद्मा सुब्रमण्यम, आप देख सकते हैं पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की नर्तकी हैं। आप इसको समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पद्मा सुब्रमण्यम कौन से नृत्य से संबंधित है। तो बाबू इसको आपको ध्यान में रखना है, भरतनाट्यम से यह संबंधित है। वह साथ ही साथ एक रिसर्च स्कॉलर हैं, कोरियोग्राफर हैं, शिक्षिका हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं और लेखिका भी हैं। पद्मा के सम्मान में चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, सभी जगह इनके ऊपर फिल्में बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, और इनको भी इस बार जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखने के लिए है, पद्म विभूषण से इनको भी सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें तो कुछ और नाम जो कि जैसे कि पार्वती बरुआ, तो असम के गौरीपुर के एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली पार्वती बरुआ को शुरू से ही जानवरों से खास लगाव था, खास तौर पर हाथियों से। उनका यही प्यार उनकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जानवरों की सेवा में लगाने का फैसला कर लिया। वे एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप IEUCN की सदस्य भी हैं। उनकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्री बन गया है,
वो हाथियों को बचाने के लिए काफी सक्रिय हैं। सरकार ने इनकी कार्य को सराहना करते हुए एक कुछ चुनिंदी जो लोग हैं जिनको कि पद्मश्री मिला है, तो उसमें से एक नाम आप देख सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, यह है पार्वती बरुआ। अगर हम लोग आगे बात करें तो पार्वती बरुआ के बाद हम लोग अगर चलते हैं तो यहाँ पे नाम आता है एक लेडी का। अगर आप बात करें तो चारमी मुर्मू का नाम यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। चारमी मुर्मू नारी शक्ति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2019 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया। और अगर बात करें कि पिछले 28 सालों में इन्होंने 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार दे चुकी है। इसलिए इस साल एक स्पेशल नाम निकल करके सामने आया है जिनका नाम है चारमी मुर्मू। और चारमी मुर्मू के बारे में बतला दें कि इनको भी जो है पद्मश्री अवार्ड इस साल दिया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट नाम का, तो आप जो है जसपुर से आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता एक जागेश्वर यादव हैं। जागेश्वर यादव को भी क्या दिया गया है, तो पद्मश्री के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो जागेश्वर यादव हैं वह जो है कितने साल के हैं, 67 साल के हैं। उन्होंने हाशिए पर पड़े बिरहोर और पहाड़ी कोरवा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसी समर्पण की भावनाओं को समझते हुए सरकार इनको आज पद्मश्री से सम्मानित किए हैं। अगर बात करें जसपुर में इन्होंने आश्रम की स्थापना की और शिविर लगा करके देखा जाए, और शिविर लगा करके जो निरक्षर लोग हैं उनकी निरक्षरता को खत्म करने, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने और महामारी के दौरान झिझक को दूर करने, टीकाकरण की सुविधा पहुंचाने के लिए शिशु मृत्यु दर को कम करने में इनके प्रयासों ने काफी ज्यादा मदद किया। आर्थिक तंगी भी इनकी जुनून को जो है परिवर्तित नहीं कर सका और इसलिए सरकार जो है जागेश्वर यादव को पद्मश्री के लिए इस बार चूज की है। अगर बात किया जाए अगर दुखू मांझी के बारे में हम लोग देखें तो दुखू मांझी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के सिंदरी गांव के आदिवासी पर्यावरणविद दुखू मांझी को सामाजिक कार्य जाकि देख सकते हैं पर्यावरण वनीकरण के क्षेत्र में पद्मश्री इनको दिया जाएगा। उन्होंने हर दिन अपनी साइकिल पर नए गंतव्यों की यात्रा करते हुए बंजर भूमि पे देखिए जहां चाह वहां राह 5,000 से अधिक बरगद के, आम के और ब्लैकबेरी के पेड़ लगाए हैं। मतलब कि आप अगर कुछ सही करना चाह रहे हैं तो आपके पास संसाधनों की जो कमी है वह कभी भी आपकी जुनून में बाधा नहीं पहुंचेगी। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसलिए इन लोगों के बारे में इनके जिंदगी से संबंधित जो मैक्सिमम बातें हैं जिससे आप सीख सकते हैं, इन आम आदमी जो कि अभी तक गुमनाम थे, इनके प्रयासों ने इन्हें भारत के स्तर पे खड़ा कर दिया है और यह पद्मश्री अवार्ड के, पद्म विभूषण अवार्ड के अब जो भागी बने हैं उसको हम लोग आज पढ़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग इंस्पायरेशन ले सकते हैं इन सभी लोगों से। अगर हम लोग बात करें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के पारंपरिक औषधीय चिकित्सक हैं जिनका नाम है हेमचंद मांझी को चिकित्सा, खास करके आयुष पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो पद्मश्री दिया गया है। उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक गांव में रह करके सस्ती स्वास्थ्य सेवा यह प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र से जरूरतमंदों की सेवा शुरू कर दी थी और इसलिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखें तो संगथंकिमा है मिजोरम के सबसे बड़े अनाथालय, नाम इसका है थुथुक नुनुपुइटू, टीम चलाने वाले आइजोल के एक सामाजिककर्ता संगथंकिमा को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री इनको भी दिया गया। अगर हम लोग बात करें कुछ और लोग का तो के चेलमल हैं, अंडमान व निकोबार के जैविक किसान, जो जैविक खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, के चेलमल को अन्य के क्षेत्र में मतलब कृषि जैविक के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। अगर इनके बारे में कहा जाए तो इन्होंने 10 एकड़ का जैविक फार्म सफलतापूर्वक विकसित किया है। इतना ज्यादा अभी जो आप देखते हैं खाद का ज्यादा उपयोग, केमिकल्स का ज्यादा उपयोग, इस समय अंडमान और निकोबार में एक व्यक्ति 10 एकड़ का जैविक फार्म को विकसित किया है, जिसको सरकार ने काफी अप्रिशिएट किया और इनको पद्मश्री से नवाजने का काम किया है। कुछ और नाम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नाम में हरियाणा के सिरसा के 52 साल के एक दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अगर इनकी जो डिजेबिलिटी है वह भी
वह भी इनको जो गुरविंदर सिंह को अपना जो निश्चय था, अपना जो कार्य है, उसको करने में बाधा नहीं बना। ये जो है बेघर, निराश्रित महिलाओं की बेहतरी के लिए और अनाथ व दिव्यांगजनों के लिए काम किए हैं। अपने अटूट समर्पण से इन्होंने 300 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बाल देखभाल संस्थान स्थापित किया और नाम रखा बाल गोपाल धाम। तो बाल गोपाल धाम से जुड़े हुए गुरविंदर सिंह को भी सरकार ने पद्म श्री अवार्ड देने का काम किया है। अगर बात करते हैं, हम लोग आगे जाते हैं, तो 6000 से ज्यादा लोगों को फ्री एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की। दुर्घटना के शिकार और गर्भवती महिलाएं भी इसमें शामिल है। ट्रक की चपेट में आने से कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था इनका, और जीवन भर के लिए व्हील चेयर पर ही सीमित होकर भी यह दूसरों के कल्याण के लिए काम करते रहते हैं। उनकी प्राथमिकता जो है दूसरे के कल्याण में हम काम आए। सामाजिक कार्य, दिव्यांग में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। खुद का जो कमर से नीचे का हिस्सा है वह काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्तर पे जहां देखा जाए तो 6000 से ज्यादा लोगों को एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना, 300 जो बच्चे हैं, 300 बच्चों का पालन पोषण करना, यह कोई छोटा बात नहीं है। इसलिए 52 साल के इस दिव्यांग को सरकार ने सराहा और पद्म श्री से सम्मानित करने का काम किया है। अगर हम लोग बात करते हैं पूरा का पूरा ये जो अवार्ड था, आप इसको समझ सकते हैं। आज का जो पूरा का पूरा डिस्कशन है पद्म श्री से रिलेटेड, यह डिस्कशन आपको कैसा लगा? पद्म अवार्ड से रिलेटेड यह जो डिस्कशन है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो पूरा का पूरा हमारा जो डिस्कशन होगा वह काफी पसंद भी आया होगा। तो यही सब आज का जो क्लास था, आप इनके लाइव से भी बहुत चीज सीख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे एक जो नॉर्मल इंसान भी है वह कैसे अपना जिद से, अपना सोच से, अपने उत्साह से कितना इंपॉर्टेंट वर्क को अंजाम दे सकता है। और अगर आप लगातार बिना कुछ सोचे हुए पूरे समर्पण से किसी कार्य को करते हैं तो आपको आज नहीं तो कल फल मिलता जरूर नजर आएगा। आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश, और आपने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को देखा जिनको कि पद्म अवार्ड मिला है। आपने देखा कि यह पद्म अवार्ड जो है जिस समय में मिल रहा है वह समय आम चुनाव का है, लेकिन फिर भी यह कैसे, यह जो पूरा पूरा जो अवार्ड है वह किस किस कैटेगरी में नहीं आता, तो आचार जो आदर्श आचार संहिता है उसके केस में यह नहीं आता। यही सब चीजों का डिस्कशन आप मेरे साथ सुन रहे थे। हम उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास, यह जो सेशन है काफी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से जुड़े क्लास के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे।